हेलो स्टूडेंट्स। नातेदारी या बंधुत्व व्यवस्था की चर्चा करते हुए आज हम देखते हैं कि हम हमारे लिए खास करके समाजशास्त्र और सामाजिक मानव शास्त्र में नातेदारी या बंधुत्व व्यवस्था का अध्ययन करना क्यों महत्वपूर्ण है, और वैसे समाज में भी नातेदारी या बंधुत्व व्यवस्था क्या महत्व रखती है। तो सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें किसी भी समाज में नातेदारी जो संरचना है वो क्या महत्व रखती है, इसकी भूमिका क्या है। और अक्सर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा भी जाता है, तो हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि नातेदारी का समाजशास्त्रीय महत्व भी क्या है और सामाजिक महत्व भी क्या है। सबसे पहली बात हम देखते हैं कि जो नातेदारी व्यवस्था है उसके आधार पर उसको समझ करके हम किसी भी समाज में विवाह और परिवार की संस्था को समझ सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि उस समाज में या समुदाय में या जनजाति में विवाह का प्रकार क्या होगा, परिवार का प्रकार क्या होगा, विवाह और परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, उसके जो भी स्ट्रक्चर है नातेदारी का वो हमें इन सब चीज़ों के बारे में बहुत कुछ ज्ञान दे देती है। और एक व्यक्ति नातेदारी के अंतर्गत जब रहता है तो उस व्यक्ति के विवाह और परिवार का निर्धारण भी हो जाता है। उसको किसके साथ विवाह करना है, किस प्रकार से करना है, उसके परिवार में उसके अधिकार क्या होंगे, ये सारी बातें नातेदारी व्यवस्था से निर्धारित हो जाती है। ठीक है ना। तो इसलिए रक्त और विवाह संबंध पर आधारित जो सदस्य हैं उन सदस्यों की जो भी क्रियाएं हैं उन सब का आधार, उन सब का निर्धारण इस नातेदारी के माध्यम से हो जाता है। इसलिए ये नातेदारी व्यवस्था ही ये तय करती है कि एक व्यक्ति के विवाह का क्षेत्र क्या होगा, किस प्रकार का विवाह निषिद्ध है, किस प्रकार के विवाह की मान्यता है यानी उसको प्रेफरेंस देनी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमें नातेदारी व्यवस्था को समझ करके ही पता चलती है और एक व्यक्ति के जीवन में भी ये महत्व रखती है। दूसरी बात हम लेते हैं, विवाह और परिवार की बात हमने कर ली। इसके बाद में वंश का निर्धारण, उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण, तो ये भी नातेदारी के आधार पर ही होता है। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था वंश, उत्तराधिकार, पदाधिकार, निवास के नियम क्या होते हैं। तो जो नातेदारी व्यवस्था है वो वंशावली का निर्धारण करती है और परिवार, वंश, गोत्र, भ्रातृदल, ये सभी जो है नातेदारी के ही एक अलग रूप होते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को अपने वंश संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है तो या जिसको हम कह सकते हैं कि उसको अपने अतीत के जो है संबंधी उनका ज्ञान होता है कि भूतकाल में उसके वंश संबंधी कौन है, या उसको अपना जिसको आजकल हम कहते हैं वंश वृक्ष, तो जब उसका पता चलता है तो व्यक्ति को बड़ा गौरव महसूस होता है और उसको लगता है कि हाँ उसकी भी एक हिस्ट्री है, उसकी जड़ें गहरी है और एक व्यक्ति की जो संपत्ति है उसका पद का हस्तांतरण किन लोगों में होगा, कौन उसके दावेदार होंगे, ये सब कुछ जो है वो नातेदारी व्यवस्था ही निर्धारित करती है। तो ये जो नातेदारी व्यवस्था है इसका इस दृष्टि से काफ़ी महत्व हो जाता है कि वंशानुक्रम, उत्तराधिकार और उसके पदाधिकार का निर्धारण डिटरमिन हो जाता है इससे। तो चाहे वो पितृवंशी समाज हो चाहे मातृवंशी परिवार हो, उन सब में ये सारे जो अधिकार कर्तव्य हैं इनका निर्धारण नातेदारी व्यवस्था कर देती है। इसके अलावा व्यक्ति के जो सामाजिक दायित्व हैं कि उसको समाज में रहते हुए अपने जो नातेदार हैं या कीन्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके साथ किस प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना है, वो दायित्व निर्वहन
का पता भी, उनकी भूमिका, दायित्व निर्वहन से मतलब कि किस रिश्ते के साथ किस व्यक्ति को किस प्रकार से व्यवहार करना है, उसकी भूमिका क्या है, उसका उत्तरदायित्व क्या है, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, ये सब कुछ। और दूसरे शब्दों हम ये भी कह सकते हैं कि नातेदारी ही आदिम समाजों में डिवीजन करती है कि कौन व्यक्ति क्या कार्य करेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन की एक व्यवस्था के रूप में भी नातेदारी व्यवस्था कार्य करती है। तो इस दृष्टि से भी इसका महत्व है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक सुरक्षा। एक व्यक्ति के आर्थिक हितों की सुरक्षा तो होती ही है, इसके साथ साथ उसको किस तरह से अपना व्यवसाय करना है, ये सब कुछ भी नातेदारी व्यवस्था निर्धारित करती है। जब भी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार के आर्थिक संकट का सामना करना है या संकट उपस्थित हो गया, तो उस समय भी नातेदारी व्यवस्था, नातेदारी समूह जो है वो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो परंपरागत समाज होते हैं, आदिम समाज है, जनजाति समाज है, वहाँ पर नातेदारी एक व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को नियंत्रित करती है और व्यक्ति उसके बाहर सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि उसके जन्म से लगाकर मृत्यु तक जितने उसके क्रियाकलाप हैं वो सारे क्रियाकलाप नातेदारी से ही संचालित होते हैं। और आर्थिक और सामाजिक दायित्वों के बाद में हम देखते हैं कि मानसिक संतोष व्यक्ति को मिलता है। जब व्यक्ति अपने समाज के साथ जुड़ा हुआ है, उसका अपने वंश के साथ जुड़ा हुआ है, अपने परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, नाते रिश्तेदार सब हैं, तो उसको एक सुरक्षा की भावना महसूस होती है, मानसिक रूप से भी उसको सुरक्षा मिलती है और वो संतुष्ट अनुभव करता है, समूह के साथ वो जुड़ा हुआ महसूस करता है। आप लोगों ने फर्स्ट पेपर में दुर्खिम को पढ़ा है, और आप देखते हैं, आपने एकता की बात पढ़ी थी, मैंने बताया था आपको, सावयवी एकता और यांत्रिक एकता। तो आदिम समाज जो है वहाँ पर हमें यांत्रिक एकता दिखाई देती है। वो यांत्रिक एकता किस तरह की, व्यक्ति समाज के अंदर अपने आप को घुला मिला देता है और उस घुला मिला देने में उसको बहुत साइकोलॉजिकली, मानसिक रूप से, भावात्मक रूप से एक संतुष्टि मिलती है। तो ये सारे कार्य इस नातेदारी व्यवस्था में होते हैं। मतलब नातेदारी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कई संस्थाओं को अपने में समाविष्ट किए हुए है। तो आदिम समाजों में तो एक व्यक्ति का पूरा जीवन नातेदारी के आसपास ही घूमता है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सब प्रकार की भूमिकाएं जो है वो नातेदारी नामक जो व्यवस्था है वो पूरा कर देती है। इसके बाद में हम अगर मानव शास्त्रीय दृष्टि से देखें एकेडमिकली, तो अगर कोई व्यक्ति, कोई मानव शास्त्री किसी आदिम समाज का अध्ययन करना चाहे तो सबसे पहले उसको वहाँ की नातेदारी व्यवस्था को समझना ही पड़ता है, क्योंकि यही वो चाबी है। किसी जनजाति को आपको समझना है तो जब तक आप उसकी नातेदारी संरचना को नहीं समझेंगे तब तक आप उस जनजाति, उस समुदाय को नहीं समझ पाएंगे। तो नातेदारी तो एक की है, एक सबसे महत्वपूर्ण चाबी है आप कह सकते हैं, जिससे कि हम मानव शास्त्रीय अध्ययन कर सकते हैं। तो जितने भी प्रसिद्ध मानव शास्त्री हुए हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना फोकस नातेदारी व्यवस्था को समझने में लगाया है। अक्सर जब हम लोग बात करते हैं नातेदारी की तो इसको बहुत ही हल्के ढंग से लिया जाता है। साधारण व्यक्तियों को बोलते हैं कि क्या है नातेदारी में, ये तो तुम इसमें हम विवाह, परिवार और ये सब तो साधारण बातें हैं। लेकिन वास्तव में जब हम किसी समाज को समझना चाहते हैं तब हमें लगता है कि हम कहाँ से शुरू करें। ऐसी कौन सी संस्था है जो व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, उसके सामाजिक गतिविधियाँ, उसके उत्तराधिकार, वंशानुक्रम, उसके विवाह, उसके परिवार, उसके अधिकार, उसके कर्तव्यों का निर्धारण कौन करता है। तो उस समय हमें ये नातेदारी, और सिर्फ नातेदारी व्यवस्था एक व्यक्ति के लिए ही नहीं है, नातेदारी अपने आप में एक पूरा ग्रुप है, पूरा समूह है, और व्यक्ति उसके साथ इतना क्लोजली जुड़ा हुआ होता है, एक अलग तरह की बुनावट है ये। तो वो समझना बहुत ज़रूरी होता है मानव शास्त्री अध्ययनों में। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन के लिए भी, समाज के लिए भी और अकादमिक दृष्टि से भी, चाहे समाजशास्त्रीय अध्ययन हो चाहे मानव शास्त्रीय अध्ययन हो, हम इसको नकार नहीं सकते हैं। तो जैसे नेल्सन ग्रेबर्न, उन्होंने लिखा है कि क्यों मानव शास्त्री जो है वो नातेदारी का अध्ययन करते हैं।
तो वो लिखते हैं कि नातेदारी व्यवस्था जो है ये सार्वभौमिक है, सर्वव्यापी, यानी सभी समाजों में हमें नातेदारी व्यवस्था देखने को मिलती है। फिर सभी मानव समाजों की संरचना में थोड़े बहुत अंतर के साथ नातेदारी व्यवस्थाएं होती ही हैं, यानी बिना किनशिप के आपको कोई सोसाइटी नहीं मिलेगी। इसी तरह से मानव शास्त्रियों ने जिन समाजों का परंपरागत रूप से अध्ययन किया उनमें अधिकतर नातेदारी व्यवस्था सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत रहा है, और इसको समझना और इसका विश्लेषण करना कंपैरेटिवली इजी है। तो इसलिए ये जो सामाजिक मानवशास्त्रीय अध्ययन है उसमें नातेदारी जो व्यवस्था है उसका अध्ययन करके हम लोग समाज के उद्भव, उसके विकास, उसको समझ सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर जो मानवशास्त्री हैं उन्होंने नातेदारी व्यवस्था को समझने में अपनी रुचि भी दिखाई और उन्होंने अध्ययन भी किए, और इसलिए समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र के विद्यार्थी होने के नाते हमारे लिए भी नातेदारी या बंधुत्व व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण है, और आप विद्यार्थियों के लिए भी परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर महत्वपूर्ण है।